अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अबाउट पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास और हमें ये इक्वेशन मिल गई थी फाइनली दैट m1 प्लस m2 इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर। ठीक है, m1 m2 have masses of two particles in the system. r1 r2 are their respective position vectors from the origin and r is the position vector of center of mass from the origin. तो ये जो LHS है इसको हम लिखेंगे दिस इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ सिस्टम with position vector of center of mass। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ masses of particles with their position vectors। ठीक है, इस साइड क्या है, टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस साइड क्या है, बीच में सम है, किन का सम है, प्रोडक्ट्स का सम है। किन प्रोडक्ट्स का सम है, प्रोडक्ट्स ऑफ मासेस ऑफ पार्टिकल्स विद देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स। तो सिंपली अगर कहेंगे, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका अगर प्रोडक्ट करेंगे टोटल मास ऑफ द सिस्टम के साथ तो वो प्रोडक्ट बराबर होता है सम ऑफ प्रोडक्ट्स of masses of individual particles with their individual position vectors। ठीक है, तो this condition is satisfied by the vector called as position vector of center of mass। ठीक है, अगर आपके पास थ्री पार्टिकल सिस्टम है, तो कुछ नहीं करना है, उसमें तीन पार्टिकल्स होंगे m1 m2 m3 मास के। तो यहाँ पे आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3। इसी तरह से अगर आपके पास n पार्टिकल सिस्टम है तो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश mn इंटू आर इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस डैश 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 प्लस mn rn। ठीक है, फॉर n पार्टिकल सिस्टम। तो अगर हम देखेंगे टू पार्टिकल सिस्टम अगर हम लेते हैं, दिस इज टू पार्टिकल सिस्टम, वन पार्टिकल इज हियर सपोज एंड अनदर पार्टिकल इज हियर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, जो इनका सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे है, दिस इज ओ सेंटर ऑफ मास, दिस इज ए सपोज, दिस इज बी। जो आपने पिछली डायग्राम बनाई थी वहाँ पे सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं लाई कर रहा है। अभी के डायग्राम में सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम इज लाइंग एट द सेंटर एंड एट द ओरिजिन। इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है तो उस सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जीरो। ठीक है, फॉर सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन, आर वेक्टर कहो या आर सी एम वेक्टर कहो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास कहो या आर, किसके बराबर है, जीरो। इट इज इक्वल टू जीरो। तो अब आप इस इक्वेशन की तरफ देख लीजिए, ये आर जीरो हो गया तो इम्प्लाइज m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2 बट माइनस, यानी कि m1 r1 प्लस m2 r2 किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो एक उस साइड गया तो माइनस बन गया। इसका मतलब अगर आपको r1 चाहिए तो आएगा माइनस m2 बाई m1 r2। अगर आपको r2 चाहिए तो माइनस m1 बाई m2 इंटू r1। कहने का मतलब ये है अगर R1 पॉजिटिव है R2 नेगेटिव होगा, अगर R2 नेगेटिव है R1 पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है तो एक पार्टिकल अगर लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा। अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे है, एक पार्टिकल अगर ऊपर वाली साइड होगा दूसरा नीचे वाली साइड होगा। तो दिस इज इफ पोजीशन वेक्टर लाइज एट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक और बात, अब R1 R2 में से बड़ा कौन सा होगा, R1 R2 में से बड़ा कौन सा होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लीजिए,
इफ़ m1 इज़ ग्रेटर देन m2, अगर m1 यानी कि इस बॉडी का मास जो है m1 वो बड़ा है m2 से, m1 इज़ ग्रेटर देन m2, अगर आप देखोगे यहाँ पे इस इक्वेशन में, पहली इक्वेशन में देखिए m1 इज़ ग्रेटर देन m2, डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर, देन implies r1 is less than r2, r1 is less than r2। तो अगर m1 बड़ा है m2 से, r1 छोटा है r2 से, यानी कि जो मास बड़ा है वो ओरिजिन के नज़दीक है, ओरिजिन के नज़दीक का मतलब सेंटर ऑफ मास के नज़दीक है, तो सेंटर ऑफ मास किसके साइड लाई करेगा ज़्यादा नज़दीक, सेंटर ऑफ मास इन टू पार्टिकल सिस्टम लाइज क्लोजर टू हैवियर मास, सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर मास, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। अब अगर आपसे कोई कहेगा यहाँ पे सन है, ये सन है, ये अर्थ है, तो बताओ इस टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास किसके ज़्यादा नज़दीक होगा, सन के नज़दीक, सेंटर पे नहीं होगा, एग्जैक्टली सेंटर पे कहाँ कब होगा, जब दोनों साइड के पार्टिकल्स का मास क्या होगा, सेम, ठीक है, देन इट विल बी सेंटर, दैट इज अंडरस्टूड, वो हमने केस डिस्कस नहीं किया लेकिन दैट इज अंडरस्टूड फ्रॉम कॉमन सेंस, ठीक है। तो अदरवाइज सेंटर ऑफ मास लाइज क्लोजर टू हैवियर मास। अब इसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है आर, ये देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है आर, लेट्स राइट इट एज आर सी एम, किसके बराबर है, m1r1 प्लस m2r2 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2, ये है। अब अगर इस RCM के जो कोऑर्डिनेट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है, अगर इस स्पेस में है तो इसके तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ठीक है, इज इक्वल टू, यानी कि जो हमारी डायग्राम है टू पार्टिकल सिस्टम जो पहले हमने बनाई थी, दिस x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस, तो यहाँ पे एक पार्टिकल था, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल था, ये पोजीशन वेक्टर था r1, ये पोजीशन वेक्टर था r2, मैं कह रहा हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ठीक है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आएगा m1, यहाँ पे आएगा x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप, ठीक है, प्लस साथ में m2 इंटू r2 x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप। मैं कह रहा हूँ स्पेस में अगर है, अगर प्लेन में है तो एक्स वाई होगा या तीन में से दो होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2। अगर आपसे कोई पूछेगा सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है। यहाँ पे देख लीजिए आई कैप का कंपोनेंट है x, तो x बराबर होगा, यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट है m1x1 प्लस यहाँ पे आई कैप का कंपोनेंट है m2x2 अपॉन डिवाइडेड बाई क्या है m1 प्लस m2। सिंपल याद रखना है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर y कोऑर्डिनेट देखोगे सेंटर ऑफ मास का तो क्या करेंगे, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, वेरी सिंपल। z कोऑर्डिनेट देखेंगे अगर स्पेस में होगा तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन टोटल मास ऑफ सिस्टम m1 प्लस m2। इस तरह से ये इक्वेशन यूज़ करके हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं, और पहली वाली इक्वेशन यूज़ करके, ये वाली इक्वेशन यूज़ करके हम डायरेक्टली उसका क्या निकाल सकते हैं, पोजीशन वेक्टर। अब अगर आपके पास थ्री पार्टिकल सिस्टम है तो क्या करोगे, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, इसी तरह से आगे, ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म ऐड होगी। तो इसको क्लियर करने के लिए लेट्स टेक ए सिंपल एग्जांपल, ये देख लीजिए, हमारे पास सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल है, इसका मास है 1 kg, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, ये प्लेन में है। ये दूसरा मास, इसका मास है 2 kg, दूसरा पार्टिकल, इसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 3। हमें लोकेट करना है सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, अच्छा पहले लिखेंगे x1 किसके बराबर 1, यानी कि पहले पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट 1, पहले पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट 2,
दूसरे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट हो गया x2 इज इक्वल टू -1, दूसरे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट y2 हो गया 3। अच्छा, m1 हो गया 1 kg या 1, m2 इज़ 2। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, वेरी सिंपल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो x इज इक्वल टू m1x1 तो 1 इंटू 1 प्लस m2x2 2 इंटू -1 अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 1 + 2 इज 3, 2 इंटू -1 इज -2, -2 + 1 इज -1/3। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, m1y1 तो 1 इंटू 2 प्लस m2y2 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 1 + 2, तो 2 1s are 2, 3 2s are 6, 6 + 2 इज 8/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होंगे, -1/3, 8/3। अगर आपको कोई पूछेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास तो r वेक्टर होगा -1/3 i कैप प्लस 8/3 j कैप। ये बात प्लेन में चल रही है इसीलिए 2 कंपोनेंट्स आए। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो अगर बात स्पेस में चल रही होगी सेंटर ऑफ मास विल हैव 3 कंपोनेंट्स, देयर विल बी 3 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास। अब एक और बात हम डिस्कस करेंगे, पीछे हमें एक इक्वेशन मिल गई थी अगर आपको याद होगा, वो ऐसा था कि अगर टोटल मास ऑफ द सिस्टम है m, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज m एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज RCM। ठीक है, तो हमें एक इक्वेशन मिल गई थी d2/dt2 इज इक्वल टू f या f एक्सटर्नल। ठीक है, ऐसे हमें एक इक्वेशन मिल गई थी पीछे। ठीक है, यानी कि उसका मतलब सेम ही था, टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाई ये एक्सेलेरेशन मैंने कहा था वहाँ पे, या टोटल मास ऑफ सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू f एक्सटर्नल। ये वही है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, m इंटू a इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m इंटू a। ठीक है, अब अगर सिस्टम आइसोलेटेड है, फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, बताइए f एक्सटर्नल कितना, f एक्सटर्नल 0, तो इम्प्लाइज m(d²) d2 RCM अपॉन dt2 किसके बराबर 0, m इंटू d/dt ऑफ RCM किसके बराबर 0, ये डबल डिफरेंशिएशन को हमने खोला, m इंटू d/dt ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी, लेकिन किसकी, सेंटर ऑफ मास की, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो m इंटू dVCM अपॉन dt इज इक्वल टू 0, मास तो 0 नहीं हो सकता है, इम्प्लाइज d/dt ऑफ VCM इज 0, इम्प्लाइज VCM इज कांस्टेंट। तो एक ब्यूटीफुल एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल गया कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स कांस्टेंट। कब, जब उस सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0। तो ये हम कह सकते हैं इट इज़ ए टाइप ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अगर आपके पास है तो उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहेगी इफ़ द सिस्टम इज आइसोलेटेड, इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0। एंड सिमिलरली मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम बराबर होगा मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स एंड दैट ऑल्सो विल रिमेन कॉन्स्टेंट इफ द सिस्टम इज आइसोलेटेड। ठीक है, तो अब हम रिजिड बॉडीज़ की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वो विल हैव सम रिजिड बॉडीज लाइक स्फेयर एटस्ट्रा एंड वो हम उनका लीनियर मोमेंट, ये सेंटर ऑफ मास देखेंगे, उनका हमें डिराइव नहीं करना है, दैट विल बी गिवन इन द बुक, और इस लेवल पे वो डिराइव करना पॉसिबल नहीं है, तो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।